हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं विवेक यादव यूपी पीएससी में रिजर्वेशन एंड माइग्रेशन विद ट्रांसपेरेंसी की इश्यू पे लड़ाई लड़ रहा है। मैं और मेरी टीम पूरी ताकत के साथ खड़ी है। जैसा कि आप अवगत हो, पिछले 6 महीने से ये लड़ाई चल रही थी और पिछले कुछ मोटा मोटा 20 से 25 दिन मैं वीडियो के थ्रू उस तरीके से नहीं आ पाया जैसे मैं पहले आ रहा था। तो लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी और निराशा काफ़ी चीज़ें छा गई, क्योंकि उन्हें कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रहा था। इसके पीछे का एक रीज़न मैं दे देना चाहता हूँ। 13 फरवरी को जब सुनवाई हुई थी, तो 13 फरवरी की सुनवाई के बाद, चूँकि उसके पहले ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो एक 15 दिन का मैंने गैप लिया और अपने आप को थोड़ा-सा टाइम दिया था। देन एक वीडियो मैंने शेयर किया था। उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब थी, जो मैंने वीडियो शेयर किया था, आपने देखा होगा कि मैं अच्छा खासा मतलब कि बोल नहीं पा रहा था। और फिर मुझे थोड़ा और टाइम लेना पड़ा और जानते हैं कि स्वास्थ्य कार्डों में इधर-उधर भागना पड़ता है और 10 दिन तक मैं टेलीग्राम से इनएक्टिव था, कोई मैसेज नहीं कर रहा था। इधर मैं कुछ 4 से 5 दिनों के पहले एक्टिव हुआ हूँ। तो अब चूँकि आपके सामने ऐसे तो मैं आ नहीं जाऊँगा बिना मतलब के। कुछ प्रूफ़ हो, कोई बात हो, क्या प्रोसीडिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें मुझे आपको बताना होगा। दूसरी चीज़, जो लोग ये सोच रहे थे कि कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ किया नहीं जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बैकडोर में हम और हमारी टीम सारा काम कर रही थी। जो भी पॉलिटिकल है और जो लीगल काम है, वो दोनों काम किए जा रहे थे, लोकल काउंसिल के लेवल पर भी और सीनियर काउंसिल के लेवल पे भी। लोकल काउंसिल में के पाल सर हैं, लखनऊ हाई कोर्ट में। सीनियर काउंसिल में के एस चौहान सर हैं, उनके असिस्टेंट अजीत सर हैं। आप सब सारी प्रोसेस को जानते हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं, तो उनसे भी कॉन्टैक्ट कंटिन्यू बना हुआ है। अब ये वीडियो का जो सिलसिला है, ये चालू रहेगा। अब यहाँ से ये कंटिन्यू रहेगा और आपको हर चीज़ अपडेट दिया जाएगा। चूँकि मैं पहले से बेटर हूँ और पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ और ये लड़ाई, सबसे बड़ी बात, एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ। माइग्रेशन की लड़ाई हमने चालू की है, हम ही इसको फाइनल तक लेकर जाएँगे और इसमें जीत हासिल कर कर रहेंगे और इस माइग्रेशन को लागू भी करा के रहेंगे और ये जब तक हो नहीं जाता, तब तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये बात आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। चूँकि लड़ाई अब सिर्फ़ लीगल प्रोसेस पे रह गई है, तो हमें उसी के हिसाब से चलना होगा। कई क्वेश्चंस जो कल टेलीग्राम में आए थे कि सर और बाकी केसेस पे क्या चल रहा है और अपने केसेस में क्या चल रहा है, तो मैं उसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन मेरी सारी केसेस पे नज़र बनी हुई थी। ऐसा नहीं है कि कोई भी केस मैं ध्यान से नहीं देख रहा हूँ, क्या उसमें क्या प्रोसीडिंग हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ों पे ध्यान बना हुआ है। चलिए, मैं ज़्यादा टाइम लॉस ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ और बात करते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं, कैसे चीज़ें होने वाली हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में बात करते हैं। 16 मार्च 2026 एक बड़ा दिन है और बड़ा दिन इस वजह से है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। 16 मार्च की डेट आई कहाँ से, इन सब के बारे में बताया जाएगा, लेकिन मैं आपको मोटा-मोटा इतना बता दूँ कि आप सपोर्ट और सहयोग बना के रखिएगा और इस वीडियो को पूरा का पूरा सुनिएगा, तब आपको अच्छे से समझ आएगा और आपके जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। 16 मार्च 2026 को माइग्रेशन के इश्यू पे जो है सुनवाई होनी है, जो डेट पहले से फिक्स है। आरओ दो आरओ 2023 में विवेक यादव एंड फोर अदर्स में जो डेट 1 जनवरी, 1 जनवरी था, नो नो 1 फरवरी, 1 फरवरी 2026 को जो डेट रखी गई थी जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के द्वारा, वही डेट है 16 मार्च 2026, जिसमें 4 हफ्ते का काउंटर का टाइम लिया गया था, 1 हफ्ते का रिजॉइंडर का टाइम लिया गया था। ठीक है। इसके बाद हम विजय सोनी एंड 23 अदर्स जो है पिटिशनर, उनके नाम से केस फाइल करते हैं, जिसमें मेमोरेंडम चैलेंज होता है, नोटिफिकेशन चैलेंज होता है और इसमें भी इस केस को कनेक्ट कर दिया जाता है और बोला जाता है कि काउंटर आयोग दाखिल करेगा। मेमोरेंडम जो चैलेंज हुआ है उससे यूपी पीएससी की सारी भर्तियां, चाहे यूपी पीसीएस हो, आरओ
LT ग्रेड, GIC, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे के सारे एग्ज़ाम इसके अंडर में आ जाते हैं। इस पे भी काउंटर आना है और आयोग ने काउंटर दाखिल करना है। बट अभी का जो मैं सिचुएशन आपको बताऊं तो आयोग ने काउंटर नहीं दिया है। बट इंटरनल इंफॉर्मेशन अगर मैं बताऊं तो आयोग के लॉयर को काउंटर मिल चुका है, जो शायद मेरे लॉयर को 16 तारीख को ही मिलेगा। ठीक है, आप चीज़ों को कनेक्ट करिएगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, समझ पाएंगे कि चल क्या रहा है। यूपीपीसीएस और ये जो आरओ में जो हम चीज़ें कर रहे हैं, आरओ में, इसमें हमने रिजल्ट पे रोक लगाने के लिए एक स्टे एप्लीकेशन भी मेंशन किया है कि जिससे आरओ का रिजल्ट ना जारी हो, क्योंकि जब तक मैटर कोर्ट में प्रोसीडिंग है आप रिजल्ट नहीं जारी कर सकते। ये चीज़ हमने ऑलरेडी एक मेंशन कर दिया है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यूपी पीसीएस 2025 मेरे खुद के 90 क्वेश्चंस हैं, मैं खुद उसमें इन्वॉल्व हूँ और यूपी पीसीएस 2025 में जो भी पिटिशनर है वो जानते हैं कि मैं उनको मैसेज करता रहता हूँ ग्रुप में, और बाकी एडमिन भी जानते हैं। यूपी पीसीएस 2025 में आप पूछेंगे इसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई। इसकी सुनवाई इसलिए नहीं कराई गई क्योंकि आपको पता है कि आरओ में भी सेम ग्राउंड है, यूपी पीसीएस में भी सेम ग्राउंड है। सेम ग्राउंड होने की वजह से जो मनीष कुमार के नाम से जो केस फाइल था और अभिषेक यादव के जो नाम से केस फाइल था, इसमें एक अमेंडमेंट किया गया है कि नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया है। नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया है, साथ में जो पिटिशनर एज रिलैक्सेशन लिए थे उनको हटाया गया है, और एक न्यू पिटिशंस भी शायद एक न्यू पिटिशन भी फाइल होगी जो रिमेनिंग स्टूडेंट रह गए हैं 2025 में। तो ये यूपी पीसीएस 2025 में ये इसके साथ ही जो 29 मार्च 2026 को मेंस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए एक स्टे एप्लीकेशन मेंशन किया गया है। ये स्टे एप्लीकेशन मेंशन किया गया है और ये यूपी पीसीएस चाहे 2025 हो, आरओ 2023 हो, ये दोनों केस 16 तारीख को मर्ज हो जाएगा और ये दोनों केस की जो प्रोसीडिंग है वो 16 तारीख को होगा। आयोग अगर उस दिन काउंटर दे देता है तो हमारी आगे की कार्रवाई कंटिन्यू बढ़ जाएगी, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। और 16 मार्च को जो सुनवाई होगी उसके बाद हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा रिजॉइंडर के लिए, 2 से 3 दिन का टाइम होगा। उसके बाद हमें जो है डॉक्टर के एस चौहान को लेकर आना होगा फाइनल हियरिंग में सुनवाई के लिए, जो कि डॉक्टर के एस चौहान से हम लोगों ने बात कर लिया था। तो ये यूपी पीसीएस 2025 की भी बात हो गई, आरओ 2023 की भी बात हो गई। अब एक बात और करते हैं, आरओ 2023 में विवेक यादव एंड 4 अदर्स में एक फोर्थ पिटिशनर थे जिनका एज रिलैक्सेशन होने की वजह से हमें स्टे नहीं मिल पाया था, तो उनको डाइल्यूट कर दिया गया है। तो अब हमारा केस जो है, चाहे आरओ हो चाहे यूपी पीसीएस 2025 हो, इन दोनों की सुनवाई डॉक्टर के एस चौहान सर करेंगे, क्योंकि रिजर्वेशन के मामले में जितनी अच्छी बहस डॉक्टर के एस चौहान सर कर सकते हैं, शायद आज के प्रेजेंट टाइम में कोई नहीं कर सकता है पूरे इंडिया में। अभी आपको डॉक्टर के एस चौहान सर के बारे में पता नहीं होगा। डॉक्टर के एस चौहान पिछले 25 से 30 सालों में सिर्फ रिजर्वेशन की लड़ाई लड़े हैं। रजत यादव वर्सेस राजस्थान के केस में आप जाके पढ़ेंगे, उसमें आप जजमेंट पढ़िएगा, पॉइंट नंबर 40 नंबर, उसमें साफ साफ उन्होंने कोट करवाया है कि एवरी ईच स्टेज पे माइग्रेशन होना चाहिए इफ यू गेट हायर नंबर देन अनरिजर्व कैटेगरी और इक्वल टू। ये साफ साफ लिखा हुआ है और सारे के सारे रेफरेंसेस मेंशन है, चाहे इंदिरा साहनीवाद हो, चाहे सौरभ यादव हो, दीपेंद्र यादव हो, इवन रजत यादव हो। तो ये सारे केस मेंशन है और देखिए केस में ऊपर नीचे होता है, कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे लो होता है, बट यही तो बात है कि आपको हिम्मत बना के रखना होता है। जब कोई बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है तो आपको उतना ही शांत रहना होता है। जब सिचुएशन बहुत टफ होती है तो शांत होकर काम करना होता है, ना कि सबके जवाब देने होते हैं। तो हमने वही काम किया, हमने अपना काम किया और काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। यूपी पीसीएस 2024, देखिए और एक चीज और, जिनका यूपी पीसीएस 2025 का मेंस है
वो बिना डाइवर्ट हुए मेंस की तैयारी करें। क्योंकि देखिए जो मेंस की अच्छे से तैयारी करें, उनको डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, उनको मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो स्टूडेंट इससे प्रभावित हैं, वो पूरी पूरी एनर्जी के साथ इसको देखें, समझें और अपने रिलेटिव, अपने परिवार को बताएँ, अपने दोस्तों को बताएँ। जब ये नोटिफ़िकेशन क्वैश होगा, जब ये मेमोरेंडम क्वैश होगा जो 2019-20 में असंवैधानिक तरीके से बनाया गया है, तो पूरा का पूरा प्रीलिम्स का रिज़ल्ट ही रिवाइज़ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मैंने सर के सामने एक पॉइंट रखा था कि सर अगर जो लड़के मेंस दे लेते हैं, तो क्या सर उनके बाद एक्स्ट्रा अलग से लोगों का मेंस कराया जाएगा? तो सर ये तो गलत हो जाएगा। क्योंकि गलत इस वजह से हो जाएगा क्योंकि उनको जीएस के पेपर में आप नॉर्मलाइजेशन कैसे करोगे? जो बच्चे पहले सेलेक्ट हो गए हैं, उनके बाद आप दोबारा पेपर अगर आयोग कराता है, तो हमारा पेपर टफ भी बना सकते हैं, हमें नंबर भी कम दे सकते हैं। तो ये एक सेम ग्राउंड नहीं होगा फाइट करने का कंपटीशन एग्जाम में। ये पॉइंट मैंने सर के सामने हम लोगों ने रखा था और डॉक्टर के एस चौहान सर के साथ हम लोगों ने 3 घंटे टाइम साथ में बैठ के इस पॉइंट सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन किया था। तो ये पॉइंट उनको बोला गया था, तो उन्होंने कहा था कि जब ये मेमोरेंडम क्वैश होगा, नोटिफिकेशन चैलेंज हो जाएगा, चूंकि हम लोग का प्रोसेस जो है प्रीलिम्स के बाद ही चल रहा है, तो मैटर ये नहीं करता ये मेंस करा ले, ये कुछ भी कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरा का पूरा रिजल्ट ही रिवाइज होगा प्रीलिम्स का और सबको मौका मिलेगा जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो पिछले 7 सालों से पीड़ित है, पिछले 8 सालों से पीड़ित हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी पीसीएस 2024, जिसपे बहुत से स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि सर इस पे क्या होने वाला है। देखिए यूपी पीसीएस 2024 मेंस में मेरे ही फ्रेंड ने केस करवाया है और उनसे भी मैं अपडेट लेता रहता हूँ। खरे सर इसको देख रहे हैं, सिद्धार्थ खरे सर इसको देख रहे हैं। इसकी पहली हियरिंग हो चुकी है, दूसरी हियरिंग में खरे सर नहीं प्रेजेंट हो पाए थे, उसके बाद पास ओवर हो गया है। इसकी नेक्स्ट डेट भी लगने वाली है। तो इसमें क्या है कि इंटरव्यू चल रहा है, तो जब यूपी पीसीएस 2024 का भी रिजल्ट हमारे रिजल्ट पे डिपेंड है। जैसे ही हम लोगों में फाइनल जजमेंट आ जाएगा, वैसे ही इनके में भी वही चीज़ प्रोसीड हो जाएगी। क्योंकि आपको भी पता है कि वेल सेटल्ड लॉ है माइग्रेशन, जिसको के एस चौहान सर लेकर आए हैं। तो वेल सेटल्ड लॉ के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है, तो उसको जवाबदेही देनी पड़ती है। और चूंकि जज साहब भी इस बात को अच्छे से समझते हैं, बस पॉइंट को सही तरीके से रखना और सही आर्गुमेंट के साथ प्रेजेंट करने की बात होती है। तो डॉक्टर के एस चौहान सर के ऊपर मुझे थोड़ा भी डाउट नहीं है और मुझे जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझे उसमें भी कोई डाउट नहीं है। आते हैं यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर और एसटीए में क्या हुआ। यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर और एसटीए में सुनवाई नहीं हो पाई थी और वो डबल बेंच में मैटर चल रहा है। उन्होंने सिंगल बेंच में जीता है। देखिए, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट से डिसीजन आए, चाहे लखनऊ हाई कोर्ट से डिसीजन आए, डिसीजन दोनों साइड से कहीं से भी आए, जब भी डिसीजन आएगा तो माइग्रेशन पूरे प्रदेश में लागू होगा। और ऐसा नहीं है कि माइग्रेशन सिर्फ यूपी पीएससी की बात हो रही है। जब ये आएगा तो माइग्रेशन पूरे के पूरे यूपी में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराने वाले बोर्ड हैं, जितने भी संस्था हैं, उन सभी को लागू अच्छे से करना पड़ेगा। मुद्दा जहाँ तक उठाने की बात है, तो मुद्दा हर जगह उठ चुका है। मुद्दे को जितना हम लोग दे सकते थे, जितना ऊपर उठा सकते थे, संसद से ज़्यादा बड़ा कोई मंदिर नहीं है भारत का, जहाँ पे इस मुद्दे को ना उठाया जा सके। उस जगह भी संविधान का मंदिर कहा जाता है संसद, वहाँ पे भी उठा दिया गया है और यूपी में जो विधानसभा, विधान परिषद है, वहाँ पे भी उठा दिया गया है। तो अब इससे ज़्यादा मुद्दे को उठाया नहीं जा सकता और लोग अवगत हैं और आयोग भी अवगत है और माननीय सीएम जी भी अवगत हैं। तो माननीय सीएम जी को तो पता है कि ये गलत है और अगर वो उनके संज्ञान में अगर सही से बातें चली जाएँगी, तो वो खुद कार्रवाई कर लेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि आयोग क्या करता है, हो सकता होगा कि मिस इन्फॉर्मेशन दिया होगा, इस वजह से सारी चीज़ें चल रही हैं। और हमें अपने सीएम जी के ऊपर कोई डाउट नहीं है और ना ही हमें किसी से आर्गुमेंट है और ना किसी से कुछ कहना है। हम बस इतना चाहते हैं कि माननीय सीएम जी हस्तक्षेप करें और माइग्रेशन को लागू कराएँ, जिससे जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है उनको नौकरी मिल सके। अब एक बात और करते हैं। 16 मार्च को
चाहे आरओ या आरओ 2023 हो, यूपी पीसीएस 2025 हो, दोनों को क्लब कर दिया जाएगा। सो दोनों का सेम ग्राउंड है और सारी चीज़ें प्रोसीड कर दी जाएँगी और यूपी पीसीएस 2025 के मेंस एग्ज़ाम पे स्टे लिया जाएगा और आरओ या आरओ 2023 के रिज़ल्ट पे भी स्टे लिया जाएगा और रिज़ल्ट के साथ ही साथ उसके बाद जो है रिज़वाइंडर के लिए टाइम मिलेगा, वो 2 से 3 दिन का टाइम होगा। उसी में रिज़वाइंडर अजीत सर तैयार करेंगे जो हमारे के.एस. चौहान सर के असिस्टेंट हैं और वही फिर उसके बाद वो बहस करने आएँगे डॉक्टर के.एस. चौहान, वो 2 से 3 दिन की बाद की डेट होगी। तो ये वाला जो वीक है, नेक्स्ट वीक जो हमारा मंडे के बाद जो वीक है, मंडे को तो हमारा केस प्रोसीड हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट वीक है। ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होगा यूपी के लोगों के लिए। सोचिए कि जो जिस माइग्रेशन के बारे में आज तक कभी कोई बात नहीं किया, कोई कुछ कहा नहीं, वो लड़ाई यहाँ तक लेकर आए हम लोग। कुछ अदर लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा है, वैसा है, तो उनको कहने दीजिए। जब इस मुद्दे को उठाया भी नहीं गया था, तो वो तो कह रहे थे कुछ नहीं होने वाला है, विधानसभा जाएगा, ना विधान परिषद। हम तो वहाँ तक लेकर गए। हमने तो आंदोलन किया और देखिए, जो लोग ये सोचते हैं कि ये लोग बस ऐसे ही बहका रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो सर मैंने प्रोटेस्ट किया है। मैंने माननीय सचिव जी से सामने बात किया, मैंने वीडियो शेयर किया है। मैंने लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पे हम और हमारी टीम ने प्रोटेस्ट किया है। वहाँ पे मैंने अपने कट ऑफ, अपने नंबर सब कुछ सामने बताया है। तो मैं तो एकदम फ्रंट पे लड़ रहा हूँ। मेरे साथ तो कल को कुछ भी हो सकता है। आयोग मेरा नंबर काट सकता है मेंस में, आयोग कुछ भी कर सकता है। लेकिन देखिए, मैं अगर मुझे नहीं सेलेक्ट करेंगे कोई बात नहीं। मैं मेंस दूँगा, मेरे नंबर कम हो जाएँगे कोई बात नहीं। लेकिन कितनों का भला हो जाएगा, कभी सोचा आपने इस बात को? तो एक हिसाब से मैंने अपनी फ्रंट पे आके लड़ रहा हूँ मैं बिना सोचे-समझे। आप लोगों के लिए। मुझे ये नहीं पता था कि ये लड़ाई इतनी बड़ी हो जाएगी। लेकिन हाँ, जब मुझे लगा कि यार ये लड़ाई बड़ी होती जा रही है तो मैं क्यों पीछे हटूँ? फिर मैं आगे बढ़ता चला गया। भाई तुम एक बंदे को नौकरी नहीं दोगे, लेकिन लाखों लोगों को तो नौकरी मिलेगी जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं। पिछले 7-8 सालों में जो लोगों के साथ गलत हुआ, उसके खिलाफ मैंने तो आवाज़ उठाई। कम से कम ये बात तो कही जाएगी कि कोई स्टूडेंट आया था जो इस माइग्रेशन के असंवैधानिक तरीके से लागू करने को लेके खड़ा हुआ, लड़ाई किया और वहाँ डटा रहा जब तक इसको लागू नहीं करा लिया। तो ये बात दिमाग में आप रखिएगा। एक व्यक्ति की नौकरी नहीं मिलने से कुछ नहीं होता है, लेकिन सबको नौकरी मिलेगी तो कम से कम ये तो मेंशन रहेगा, सबके अंदर हिम्मत तो बनेगी कि हाँ, आयोग इसके बाद गलत करने से पहले 100 बार सोचेगा कि यार मैं क्यों गलत करूँ? अगर मैं गलत करूँगा तो एक स्टूडेंट है जो इस लड़ाई के खिलाफ खड़ा रहेगा। एग्ज़ाम तो मैं देता रहूँगा क्योंकि मैंने पढ़ाई की है और मेरे नंबर भी अच्छे रहे हैं, तो मैं तो देता रहूँगा और मुझे किसी को प्रूफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आयोग, जो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपने मेंस लिखा है कि नहीं लिखा है, तो उनको एक आंसर दे देता हूँ। मेरा जो वीडियो पड़ा है जाके आप देखिएगा, साथ में मोनू पांडे खड़े थे। मोनू पांडे एग्ज़ाम की बात नहीं करते थे कि मैंने ये एग्ज़ाम दिया, वो एग्ज़ाम दिया है। मैंने बताया मैंने ये एग्ज़ाम दिया, आरओ 2021, यूपी पीसीएस 2021, इन सब के मेंस लिखे हैं मैंने। मैंने खुलकर बोला ये बात और जब मैं ये खुल के बोल रहा हूँ, तो उनके पास रिकॉर्ड होता है आयोग के पास, आप जाके देखिए। दूसरी बात मैं बात करता हूँ। अब ये लड़ाई 1 हफ्ते में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो मैं आपसे बस इतना कहूँगा, बिना डाइवर्ट हुए, बिना लोगों को इधर-उधर देखे हुए, अपने जो लक्ष्य है उस पे फ़ोकस करें और यूपी पीसीएस 2026, आरओ 2026, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, जीआईसी, एलटी ग्रेड, इन सब में माइग्रेशन लागू कराना है। ये आने वाली बड़ी-बड़ी वैकेंसी है। 2024 1000 वैकेंसी, 2025 1000 वैकेंसी, 2026 लगभग 1000 वैकेंसी, आरओ बड़ी वैकेंसी। अगर माइग्रेशन नहीं लागू होगा, तो कितने रिजर्व कैटेगरी को स्टूडेंट को नौकरी मिलेगा? तो अगर आप सोच रहे हो कि इस लड़ाई में हम नहीं भाग लेंगे, हम पीछे हटते हैं, किनारे होते हैं, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, उल्टा लॉस होने वाला है। क्योंकि इतने आगे तक कोई लड़ाई लेकर शायद ही अब कोई आए हमारे बाद, और शायद ही कोई इतनी हिम्मत दिखा सके। हमने अगर हिम्मत दिखाई है, तो आपको आगे आना पड़ेगा और साथ में कंधे से कंधा मिला के चलना होगा। बहुत से स्टूडेंट और बहुत से लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब देखिए, मैंने आपको प्रोसीडिंग बता दी है, सारी चीज़ें बता दी हैं, क्या होने वाला है। जो चीज़ मैं बोलता हूँ, वो मैं करता हूँ और ये चीज़ मैंने कई बार बोला है।
इसलिए मैं आधी अधूरी जानकारी देने के बजाय पूरी जानकारी देना समझता हूं। एक जानकारी और देना था जो आप लोगों को मैंने नहीं बताया, आप लोग इस बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। ऑर्गेनाइजेशन ओबीसी एससी एसटी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू हम केस करा रहे हैं हाई कोर्ट में। किसके खिलाफ? लोक सेवा आयोग के खिलाफ। ऐसा नहीं है कि ओबीसी एससी एसटी ही की बात हो रही, जो भी रिजर्व कैटेगरी है, चाहे फीमेल है, पीएच है, चाहे ईडब्ल्यूएस है, उसके थ्रू केस कराने का मतलब ये है कि यूपी के हर एक स्टूडेंट को वो बेनिफिट मिलेगा जो बेनिफिट आयोग ने अपने गलत नीतियों की वजह से नहीं दिया है। ऑर्गेनाइजेशन से केस कराने का सुझाव डॉक्टर के एस चौहान सर ने दिया है, उनसे डिस्कशन हुआ, ये सारे काम हम बैक डोर से कर रहे थे, इस वजह से इतना टाइम लगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तैयार करना, उनसे मिलना, फिर उनसे ये सारी चीज़ें कराना, फिर फाइल कराना, ये सारी चीज़ें करानी थी। और ये सारी की सारी चीज़ें 16 तारीख को आपको प्रोसीडिंग में देखने को मिलेगी। और जब ये ऑर्गेनाइजेशन से, आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन से केस कराते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि चाहे कोई भी स्टूडेंट हो जिन्होंने रिजर्व कैटेगरी के नंबर ज़्यादा हैं, वो चाहे पिटिशनर हो चाहे ना हो, उनको बेनिफिट मिलेगा। और जज साहब को देना पड़ेगा बेनिफिट, क्योंकि वो पूरे यूपी के रिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं। ठीक, अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपसे अनुरोध करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि देखिए ऐसा है नहीं कि हम लोग कमाते हैं। आप, हाँ, फंडिंग की बात कर लेते हैं, चलिए फंडिंग की बात कर लेते हैं। कई लोग आरोप लगा रहे थे कि क्वेश्चन पूछे थे कितना फंड आया, कहाँ गया, कहाँ कितना हुआ। हमारे ग्रुप के एडमिन लोकेश जी हैं, उन्होंने फंडिंग में कितना आया, कितना खर्चा हुआ मेंशन कर दिए है। मोटा मोटा 5,90,000 के आसपास फंडिंग आया था। 5,40,000 सीधा के एस चौहान सर के पास गया जो जनरल कलेक्शन था। उसके बाद एकोमोडेशन में खर्चा गया है, वो सारी चीज़ें मेंशन है। और थोड़ा बहुत जो है आने जाने और फोटोकॉपी कराना और भागा दौड़ी और खाने पीने में खर्चा हुआ है। तुम आप इस चीज़ को समझिए, इतना खर्चा हुआ, इतने खर्चे के बाद उसमें भी 1,60,000 अभी हमने के एस चौहान सर को नहीं दिया है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हो पाए थे। तो के एस चौहान सर को मैंने कन्विंस किया है, उनकी फीस ही 8 लाख रुपए है, जिसमें 6 लाख रुपए हमको फिर नेक्स्ट टाइम में देना होगा, और प्लस पुराना 1,60,000 देना होगा, और प्लस एकोमोडेशन में लगभग 40,000 का खर्चा होगा। तो मोटा मोटा 8 लाख का फिर खर्चा एक्स्ट्रा होने वाला है। ठीक है, लेकिन ये जो डिसीजन आएगा, ये डिसीजन हमेशा के लिए वो हो जाएगा, बेंचमार्क सेट कर देगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। देखिए, जो साथ देना चाहते हैं वो साथ दें, जो नहीं साथ देना चाहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए लड़ाई हमने चालू की है तो लड़ाई एंड भी हम ही करेंगे। हमें कर्जा लेना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, हम पैसा लेकर आएंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। जब पिछली बार जब लोगों ने डिस्कशन किया था कि पैसे कहाँ से आएगा, तो मैंने ग्रुप में इतनी ही बात बोली थी, भाई लोन ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि पूरे स्टूडेंट की बात है, पूरे समाज की बात है। और पढ़े लिखे वर्ग जो सिविल सर्विसेज के सबसे अच्छे से तैयारी करते हैं, अगर वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो फिर कौन समझेगा। उन लोगों से आप उम्मीद करेंगे जो इस लेवल पे पढ़ाई नहीं करते हैं, सिविल सर्विसेज से जो तैयारी करते हैं, उनको सबसे अच्छा, समझदार और एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बोला जाता है, चाहे वो कोई भी हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, कोई भी हो। तो ये लड़ाई सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के कुछ ही लोगों की नहीं है, ये लड़ाई ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, पीएच, इन सभी की है। तो इसकी गंभीरता को समझिए। और कल से फंडिंग स्टार्ट होगी, और कल से फंडिंग हम स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग में मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, क्यूआर कोड मेंशन कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, और जिससे भी जो बल पड़े, 200 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए, जितना पड़े आप फंडिंग करिए, क्योंकि ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो अपने हिसाब से जितना चाहे उतना कर दें। हम लोगों ने अपना कैरियर दांव लगाया है, तो आपको भी सामने आना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। रही बात
तो माइग्रेशन की लड़ाई जब तक जीत नहीं जाते तब तक पीछे नहीं हटने वाले हैं। और अब इस बात को आप ये अच्छे से और समझ गए होंगे कि इतने दिनों से आप देख रहे होंगे कि हमने बंद कर दिया बोलना, तो सारे के सारे जितने भी हैं सब कोई नहीं बोल रहा है। माइग्रेशन पे आपने किसी के मुंह से कोई आवाज सुनी इसके बाद? किसी ने कुछ बोला? कोई नहीं बोला। इवन सिंगल कोई यूट्यूब एजुकेटर अभी भी नहीं बोल रहा है। तो आप किसी और दूसरे से उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं। तो जो लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े रहिए, उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े होइए और फंडिंग करिए। और अगर आपके दोस्त यार जितने भी लोग उनको बताइए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें लड़ना है। नहीं तो कल वही आपको गाली देंगे, वही आपसे कहेंगे सर आप क्यों नहीं उठे, जब एक बंदा खड़ा था तो आप उनके साथ क्यों नहीं खड़े हुए। तो इस मौके को जाने मत दीजिए। अब फाइनल जजमेंट हम लोग लेकर आएंगे, ये हमने आपसे कहा है तो ये करके रहेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए, ज्यादा से ज्यादा समर्थन करिए। वीरेंद्र पाल का अकाउंट नंबर है जो मैं इस यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। और इस वीडियो को अब ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। टेलीग्राम का लिंक भी मैं ग्रुप के नीचे मेंशन कर दूंगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मुझे फंडिंग की एक एक डिटेल चाहिए, वो अपना साक्ष्य लेकर आएं, अपने बारे में बताएं उन्होंने क्या किया है। उसके बाद वो पर्सनली आएं। हमारे ग्रुप के जो अकाउंटेंट हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो आपको एक एक डिटेल, एक एक नंबर, एक एक कितना पेमेंट आया बताएंगे। सारी डिटेल हमारे एडमिन ग्रुप में पड़ी हुई है विद प्रूफ के साथ। और हम उसे सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें कई ऐसे लोग हैं जो मना किए हैं कि मेरी डिटेल ग्रुप में प्लीज मत डालिएगा, मैं बैक डोर से आपको सपोर्ट कर सकता हूं। तो मुझे उनके बारे में भी सोचना है। और क्वेश्चंस वही लोग उठाते हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, और जो सपोर्ट करते हैं वो क्वेश्चन नहीं, वो आउटकम की बात करते हैं। तो हमें आउटकम लेकर आना है, तो आउटकम लेकर आना है तो आपको आगे आना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए और फाइनेंस करिए और इस लड़ाई को एंड करते हैं और माइग्रेशन को लागू कराते हैं। और यूपीपीसीएस नई वैकेंसी जो आने वाली है उसमें तो माइग्रेशन से कोई प्रभावित ना हो, ऐसा करते हैं। बस आप लोग अपना सहयोग बनाइए और सपोर्ट बनाइए, बाकी हम लड़ाई पूरी लड़ रहे हैं। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।